गुड इवनिंग एवरीवन। साजन महापुरा, गुड इवनिंग साजन। सुनीता चौधरी, नमस्ते। चलो, आज थोड़ा ना अपन ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जिनकी थोड़ी लैंग्वेज अलग तरीके से, अगर अपने को लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन दिए जाए तो किस तरीके से दिए जा सकते हैं राजस्थान बोर्ड के हिसाब से। सत श्री अकाल बलविंदर जी, सुनील जी, हाय, हेलो, है ना। तो आज क्वेश्चन है 31 और आज अपन सारे करेंगे फिनिश। स्पीड थोड़ी रखेंगे ज़्यादा, क्योंकि जो चोटों के रिलेटेड चीज़ें थी, जो मेनली एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें थी, वो एक्सप्लेन अपन कर चुके हैं। अब एक क्लास मेरा ऐसा मूड है, मैं शायद कल की क्लास में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन खूब सारे डाल के, अभी तक जो हो गए हैं उनसे मिलते जुलते भी अगर क्वेश्चन होंगे तो भी जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ईजी होंगे शायद कल की क्लास के। तो जो मेन एग्ज़ाम में आते हैं जिस टाइप के, ये तो क्या है, जो एडवांस क्वेश्चन है वो तो इसलिए कि आप स्कोर कर सको, है ना। पास होने के टारगेट के हिसाब से कई बार क्या होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं। अपन क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर का ज़्यादा पढ़ लेते हैं और बेसिक को छोड़ देते हैं। तो कल के अंदर अपन जो क्लास होगी उसमें सारा सब्जेक्ट कवर करेंगे, मतलब इंजरीज़ और प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज और स्पोर्ट्स मेडिसिन, उसका पूरा नीचे से ऊपर तक का अपन पूरा टॉपिक एक बार में कवर करेंगे उसमें, है ना। उसमें अपन ये नहीं देखेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है, कल। तो उसके बाद आपको क्या होगा कि इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी नहीं, क्योंकि वहाँ से आपका पूरा मटेरियल भी क्लियर हो जाएगा। जितना मैं पढ़ा सकता हूँ, जितनी चीज़ें मेरे पास है, मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास करते हैं शुरू। लेते हैं पहला प्रश्न। तो अपन बात करते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की। इंजरीज जो हैं, इंजरीज से बचने के लिए, है ना, प्रोटेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप इंजरी से बचना चाहते हो तो अगर आप उसको, चोट को लगने से पहले आप उसके बचाव के बारे में जानते हो तो आपको चोट का सबसे फ़ायदा आपको ये रहेगा कि चोट लगेगी ही नहीं। तो पहला इजी क्वेश्चन है, अपन लेते हैं कि जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो सुरक्षात्मक उपकरण होते हैं, उनके चयन का आधार क्या होना चाहिए, किस बेस पे अपन सेलेक्ट करेंगे। पहला, उसकी आया हुआ पर्सन है, और ये बात और बताता हूँ, ये पर्सन एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार आया हुआ पर्सन है। पहला तो इसकी कॉस्ट क्या है ना, कितने रुपए का है, ठीक है, ये चीज़ अपन देखेंगे कि उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। दूसरा है खेल विशेष जोखिम, जो गेम रिलेटेड, जो गेम रिलेटेड रिस्क के बेस पे, ठीक है। और उसका अपन देखेंगे ब्रांड क्या है, किस ब्रांड की वो चीज़ है। और तीसरा लास्ट जो है वो कलर। चलो फटाफट बताओ सर, आज ओनली हिंदी ऑप्शन में नहीं, आई विल एक्सप्लेन बोथ, डोंट वरी, है ना। क्योंकि रीज़न क्या है पता है, ये मेरे को इजी रहता है, हिंदी से इंग्लिश करना इजी रहता है। इंग्लिश से जब हिंदी करता हूँ ना तो मेरे को हिंदी एकदम टाइम पे याद आती नहीं है ना। कोई मतलब प्रॉपर वर्ड याद नहीं आता तो फिर फायदा ही क्या है। गुड इवनिंग अजीत जी, कल आप आए नहीं, कल आपकी एब्सेंट लगा दी मैंने, है ना। कल अच्छी क्लास थी, आना चाहिए था आपको। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ये पर्सन जो आपकी स्क्रीन पे है, ये मतलब रिपीटेडली बार बार आया हुआ पर्सन है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए, अब तक इजी है बिल्कुल। ओके, बी, गुड ऋतु, शाबाश। पता है कॉस्ट मैटर करती है। अपन अगर इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले जाकर के हेलमेट खरीदने जाएंगे, पैड खरीदने जाएंगे, ग्लव्स खरीदने जाएंगे, या फिर कोई और इक्विपमेंट खरीदने जाएंगे, जो प्रोटेक्टिव, जो सुरक्षात्मक उपकरण खरीदने, सबसे पहले पूछें भाई कितने का दिया है, कितने का है ना, इसकी कॉस्ट क्या है। लेकिन कॉस्ट के दम पर अपन ये नहीं कर सकते। अगर कोई अच्छा स्प्रिंटर है, अच्छा रनर है, वो जाके जूते अगर वहाँ पे ले रहा है तो वो ये तो देखेगा ना कि मुझे वो जूते की क्वालिटी है कि नहीं है, और क्वालिटी तो महंगी आ सकती है। तो कॉस्ट मैटर करती है, बट ऐसे नहीं कि कॉस्ट ही मैटर करती है। जब अच्छा प्लेयर होता है तो वो अच्छे इक्विपमेंट खरीद लेता है दुख सुख पा करके, ठीक है। दूसरा है गेम रिलेटेड रिस्क। अपन वो ये देखते हैं जब इक्विपमेंट को अपन चूज करते हैं कि उस गेम में किस लेवल की रिस्क है ना। अगर उसमें नॉर्मल हेलमेट चल सकता है तो आप नॉर्मल ले लो,
लेकिन आपको लगा रिस्क ज़्यादा है, वहाँ हेलमेट की क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको इक्विपमेंट भी उसी लेवल का लेना पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरा ब्रांड। ब्रांड ऑफ कोर्स ब्रांड वैल्यू भी होती है कोई चीज़ की, तो ब्रांड की क्वालिटी भी होती है ना। तो वहाँ पे एक तरीके से जब आप ब्रांड चूज कर रहे हो तो आप उसकी क्वालिटी चूज कर रहे हो, तो वो भी सही है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही है। कलर डज नॉट मैटर, कलर का कोई मतलब नहीं है। कलर आप नीला, काला, पीला, बैंगनी, हरा कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें अब तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गेम रिलेटेड रिस्क किस लेवल की है, उस हिसाब पे अपन उस इक्विपमेंट को अपन चूज करेंगे। ठीक है सर, सही लगा। हाँ, वो थोड़ा सब्जी मंडी वाली लैंग्वेज आ गई थी बीच में। कोच तो सबसे पहले, बिल्कुल भाई। खिलाड़ी कितना ही पैसे वाला हो, गरीब ही होता है। देखो कितने अच्छे अच्छे एथलीट आप देखोगे आजकल, तो फिर भी थोड़ा सा हो गया, तो शूज़ तो फटे हुए ही मिलेंगे आपको, और फट भी जाएंगे तो पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छा प्लेयर होगा ना, कोई वर्ल्ड क्लास शूज़ लेके आया है कहीं से, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको सहेज के रखेगा, उसको फेंकेगा नहीं। फट रहे हैं, चलो घर घर पे पहन लूँ, सुबह सुबह पहन लूँ, चाहे कितना पैसे वाला हो जाए। अब अपन बात करते हैं हेलमेट की प्रभावशीलता। हेलमेट एक उपकरण है, बहुत गेम्स में यूज करते हैं। तो हेलमेट अगर अपन चूज कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव गियर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें काफी है क्योंकि वो इंजरीज से रिलेटेड है। तो आपको ये बताना है कि जब आप हेलमेट चूज कर रहे हो, चाहे वो आप क्रिकेट क्या कर रहे हो, चाहे आप बॉक्सिंग में हेड गियर आप चूज कर रहे हो, चाहे आप मोटर स्पोर्ट्स में हेलमेट चूज कर रहे हो, चाहे आप साइकिलिंग में हेलमेट चूज कर रहे हो, या फिर आप गोलकीपर हैं तो हेलमेट चूज कर रहे हो, तो आप वहां पे उसमें सबसे जो मेन चीज है वो क्या देखनी है अपने को। पहला उसका फिटिंग और शेप, दूसरा उसका वेट, तीसरा उसका कलर, और चौथा उसकी शेप, मतलब आकृति। बताओ फटाफट। स्पोर्ट्स वालों को तो शूज फेवरेट होते हैं सर, यही तो चक्कर है। शूज से उसको, स्पोर्ट्स का बंदा जो होगा ना, उसको आप कपड़े फटे हो सकते हैं, टी शर्ट के सुराख हो जहाँ कोई इश्यू नहीं, चलेगी। लोअर ऊपर नीचे हो रहा है चलेगा, शूज उसको चाहिए। फटे हुए भी होंगे तो उसके पास अगर अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, या चाहे वो गरीब हो सकता है, चाहे उसके पास पैसे नहीं हो, इसकी जॉब नहीं लगी हो, लेकिन वो कोशिश करेगा, शूज पे खर्च करता है। फेवरेट होते हैं नो डाउट, हर आदमी के पास कलेक्शन भी मिलता है उसके लेवल का। तो यहाँ पे आपको देखना है कि बिल्कुल फटाफट बताओ, गड़बड़ कर रहे हो, सोच समझ के बताओ। अब एक चीज बताओ, हेलमेट है, आप हेलमेट ले रहे हो, उसका वेट तो मैटर करता है नो डाउट, लेकिन हेलमेट का वेट तो हेलमेट जैसा ही रहेगा, 19-20 ही तो फर्क हो सकता है। ऊपर वाले पे भी गौर करो एक बार। और इसमें देखो, आंसर चूज करने का सिंपल रॉकेट साइंस बताता हूं। रंग और शेप अपनी तरफ से चौकोर दो ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अगर अपने सर में चोट नहीं लग रही, चौकोर दो, आप हेक्सागोनल दो, कैसा भी दो, तो दो तो गए। वो जो अमिताभ बच्चन वाला केबीसी वाला भी दो तो गए, आपके पास आंसर बचे दो। दो में से आपको राइट है नो डाउट, वेट भी चाहिए, आकृति और फिटिंग भी चाहिए। अब आप इन दोनों में 100% कंफ्यूज हो, तो आपको बताना है इसमें से कि ज्यादा सही सही कौन सा है, पिछले वाले पर्सन के जैसा ही है। किंग क्वीन किंग, ओके, राजा रानी राजा, ओके, बताओ फटाफट। देखो वेट थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, ठीक है। आप हेलमेट लेने जाओगे तो 19-20 होगा। आप अगर बाइक का हेलमेट लेने जाओ, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, गेम से रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ आपको लगेगा यार भारी है, मैं परेशान हो जाऊँ। फिर आपके दिमाग में क्या आएगा, यार ये मजबूत हो सकता है इसीलिए भारी है, तो चलो थोड़ा सा सर की सेफ्टी के लिए ले लेता हूँ। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टड्स के हैवी आते हैं पर लोग लेते हैं। लेकिन अगर उसका आकार है ना, उसकी शेप सही नहीं है और उसकी फिटिंग सही नहीं है, तो उसका उपयोग ही खत्म हो जाता है। अब आप हॉकी में आपने गोलकीपर हो, आप खड़े हो गए और वो जब बॉल आ रही है और उसका अगर साइज सही नहीं है, ऐसे एक दो बार ऊपर नीचे करा, पता वो आंखों के नीचे ही आ गया, वो तो गोल हो गया चौपट, गई सारी मेहनत पानी में। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि फिटिंग अगर सही होगी, है ना, और उसकी शेप सही होगी, आकार सही होगा, तो ही वो हेलमेट आपके काम का, नहीं तो उसके काम का जिसके शेप का है। ठीक है। अब मेरा जैसा छोटा सा सिर लिए घूम रहा है, कोई खली के साइज का लेके बैठ गया हेलमेट, तो उसके क्या ही काम है वो, है ना, उसका जीरो यूज हो जाएगा।
अब आपको बताना है फटिग, थकान से इंजरी रिस्क क्यों बढ़ती है। फटिग जानते हो, फटिग की कंडीशन के बारे में जानते हो। एक तो है एनर्जी में कमी हो जाती है, एनर्जी लॉस, मैं इंग्लिश वालों का तो काम कर दूंगा। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, ठीक है, और डिहाइड्रेशन, और लास्ट है यहाँ पे पेन। बताओ फटाफट, फटिग से इंजरी रिस्क क्यों बढ़ती है, बताओ फटाफट। 3 का बताओ। ओपी वर्मा, ओम प्रकाश जी, मॉर्निंग क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो आप आजकल। बी अजीत जी बी, हाँ बिल्कुल सबका राइट आंसर आ गया है कि फटिग से एनर्जी लॉस हो जाता है, शक्ति में कमी हो जाती है, ताकत में कमी हो जाती है, स्ट्रेंथ में कमी हो जाती है। एनर्जी का मतलब यहाँ पे ऊर्जा से है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, उससे भी इंजरी हो सकती है अगर आप लगातार फटिग फेस कर रहे हो तो। पेन भी होता है, लेकिन पता है क्या होता है, जब आदमी की थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है ना, तो मांसपेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड जम जाता है। एक तो मेन कंडीशन ये है, मसल सोरनेस हो जाती है ना। और मसल्स क्या हो जाती है कि रिस्पॉन्स चाह के भी नहीं कर पाती। अब दिमाग चाहता है ना, जब अपन एकदम लास्ट में थके हुए होते हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग के लास्ट फेज के अंदर एकदम बिल्कुल अपना पसीना निकल जाता है, रगड़ा खत्म होने वाला होता है ना, तो मन चाहता है, जब अपन खूब सारे डिप्स मान ली, मान लो अपन ने, मान लो 100 डिप्स मार ली और टारगेट रखा है कि आज मैं 100 डिप्स मारूंगा, तो जब अपन 95-90 के पास जाकर के बिल्कुल ही मर गया भाई, हिला ही नहीं जा रहा, फिर उसके बाद में उसको एक एक करके बढ़ाने की कोशिश करता है आदमी, है ना, थक जाता है। फिर उसकी इच्छा तो है, ब्रेन तो चाहता है, उसका दिमाग चाहता है, वो करना चाहता है, नर्व्स भी प्रेशर मार रही है कि करो, पर मसल्स के बस की नहीं है, उनके पास एनर्जी नहीं है, ताकत ही नहीं है, खत्म हो गए मसल्स तो एकदम। तो उस स्थिति में क्या होगा कि नर्व्स यानी कि ब्रेन के आदेश को मांसपेशियां मानना बंद कर देती है और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो बिगड़ जाता है। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो, कंट्रोल की जगह होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो यहाँ पे फटिग से इंजरी रिस्क क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि आदमी का न्यूरोमस्कुलर का जो कोऑर्डिनेशन है वो वीक है। आदमी एफर्ट लगाएगा, मसल साथ देगी नहीं, मसल साथ नहीं देगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंजरी अपने आप ही सामने आ जाएगी। मॉर्निंग क्लास का टाइम, मॉर्निंग क्लास का तो वही टाइम है 7 to 8। बैलेंस ट्रेनिंग से एंकल स्प्रेन का खतरा कैसे कम होता है, बताओ। जो अपन बैलेंस की ट्रेनिंग करते हैं, जितनी भी बैलेंस रिलेटेड ट्रेनिंग है, उनसे एंकल स्प्रेन का खतरा कैसे कम हो जाता है। एक तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, या फिर अपन प्रोप्रियोसेप्शन हो जाता है, या फिर आदमी की लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ये ऑलरेडी इंग्लिश में है ना, स्ट्रेंथ इंक्रीज करके, ठीक है, और स्पीड बढ़ा करके। अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसे लगे ना सर कि हमारे को इस टाइप के नहीं, उस टाइप के, कुछ भी अगर आपकी कोई चॉइस हो तो आप डाल सकते हो ना। 4th का बी, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आप सब लोगों ने आंसर सही दिया है ना, मेरे को अच्छा लगा देख के इसका आंसर, है ना। क्या होता है कि बैलेंस ट्रेनिंग जब अपन करते हैं तो अपने क्या होती है, प्रोप्रियोसेप्शंस, जो शरीर की स्थिति, जो अपन बोलते हैं काइनेस्थेटिक सेंस, वो डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, काइनेस्थेटिक्स, जो काइनेस्थेटिक सेंस है वो डेवलप हो जाता है। अब अपन बात करते हैं काइनेस्थेटिक सेंस है क्या। अपनी बॉडी की जो एग्जैक्ट जो ऑर्गन्स की पोजीशन है वो अपन बिना देखे भी पता लगा सकते हैं, है ना। अब मैंने इधर मुंह कर रखा है और मैंने यहाँ पे 5 उंगलियां करी, तो मुझे पता है मैंने 5 उंगलियां खोल दी, 2 खोल दी, 1 खोल दी, ठीक है। पीछे कहीं मच्छर बैठा है तो वहीं मच्छर पे आ जाएगा,
है ना। तो ये इस तरह कई चीजें हैं, जैसे कि मैंने पीछे रख के अपने हाथ मोड़े तो मुझे अंदाजा है कि मेरे हाथ कितने के मुड़े हुए, किस एंगल पे है। क्यों कि जॉइंट के अंदर जो रिसेप्टर लगे हैं वो मुझे बता रहे हैं, मसल्स के अंदर जो टेंडेंस के अंदर है ना, गोल्जी टेंडेंस लगे हैं वो मुझे बता रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें मिलकर के हमारे शरीर की एक काइनेस्थेटिक सेंस को डेवलप कर देती है तो हमारी बॉडी की प्रॉपर हमें पोजीशनिंग पता चल जाती है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे ऑर्गन्स कहाँ हैं। और इसके लिए हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते, क्योंकि इसके लिए हमारे जो कॉर्टेक्स के अंदर, ब्रेन के अंदर बॉडी का एक मैप बना होता है। उस मैप के हिसाब से हमें अपने जॉइंट्स, अपनी मसल्स और अपने ये सब चीज़ों की प्रॉपर लोकेशन और उनकी टेंशन का पता चल जाता है कि मसल्स पे कितना का प्रेशर बना हुआ उस टाइम हमें पता रहता है ना। अपने पता रहता है कि हमने कितना का जोर लगा रखा है। अब मैंने यहाँ हाथ कर रखा है, मुझे पता है मैंने कितना का जोर लगा रखा है। मैं पीछे कर रखा है तो उस हाथ पे कितना का प्रेशर पड़ रहा है मुझे पता चल रहा है। ये अपने आप पता चलता है। ये जो चीज़ है ये कहलाती है काइनेस्थेटिक सेंस। बाकी बहुत डिटेल्ड है ये चीज़ अपन इतने के लिए। तो वो कब डेवलप होता है, जब अपन बैलेंस करते हैं। अब जो जिम्नास्टर्स होते हैं उनका प्रोप्रियोसेप्शन बहुत मजबूत होता है ना, क्योंकि उनका सारा काम ही बैलेंस का है। तो ये चीज़ें क्या है कि जब बैलेंस ट्रेनिंग करते हैं तो एंकल स्प्रेन नहीं होती। अब एंकल स्प्रेन क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे जो एंकल है उसके ऊपर जो वहाँ के सेंसर्स है ना, उनको पता चल जाता है कि अब कितना का प्रेशर पड़ रहा है, अब पैर कितना का ज़्यादा मुड़ गया है, तो वहाँ पे वो रोक लेता है बॉडी उसको, है ना। तो जहाँ पे जब बैलेंस ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे रोक लेते हैं, और अगर बैलेंस ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो पैर मुड़ जाएगा तो एंकल स्प्रेन हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट क्या कर देते हो, मैं देखता नहीं, उससे पहले डिलीट कर देते हो आप लोग। एजिलिटी ड्रिल्स इंजरी प्रिवेंशन में कैसे मदद करती है ना। फास्ट स्पीड की वजह से, मूवमेंट कंट्रोल की वजह से, ठीक है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करके, और एंडोरेंस इंक्रीज करके। प्लस लिख देता हूँ, है ना। बताओ फटाफट, एजिलिटी ड्रिल्स इंजरी प्रिवेंशन में कैसे मदद करती है। एजिलिटी ड्रिल्स पता है, एजिलिटी ड्रिल्स किससे डेवलप होती है, सीओडी से, सीओडी एक्सरसाइज से। कौन सी से, अब देखो कितनी काम की चीज यहाँ इसी में निकल के आ गई। सीओडी, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन। सीओडी एक्सरसाइज होती है, वो किसके लिए होती है, एजिलिटी के लिए। मैंने एक दिन एक टेस्ट भी बताया था, कौन सा टेस्ट होता है, टी टेस्ट, है ना। इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, टी। ओके, मूवमेंट कंट्रोल, राइट आंसर यहाँ पे आ गया। आज तो सारे पर्सन सही कर रहे हो, इजी पर्सन आ गए क्या। एजिलिटी ड्रिल्स इंजरी प्रिवेंशन में कैसे मदद करती है। एजिलिटी यानी कि चपलता की ड्रिल्स अपन करवाते हैं। जैसे कि एक दिन पहले भी मैंने इससे रिलेटेड बात करी कि इधर उधर ऐसे, इधर मतलब कोई भी इस तरीके के अपन डिजाइन कर लें। फॉर एग्जांपल अपन ने कुछ सर्किट बना लिया, थोड़ी सी रनिंग है, रनिंग के बाद जिगजैग रनिंग है, फिर थोड़ा जंप है, जंप के बाद टर्न है ना, या फिर गए इधर मुड़े इधर मुड़े इधर मुड़े सीधे चले गए। इस तरीके के अपन एजिलिटी ड्रिल्स डिजाइन करते हैं ना, चेंज ऑफ डायरेक्शन की। वो अगर अपन रोज करते हैं तो क्या होगा कि बेहतर मूवमेंट नियंत्रण, फास्ट मूवमेंट करेंगे ना अपन, तो उस टाइम अपना बॉडी के ऊपर कंट्रोल रहेगा, अपन बॉडी कंट्रोल नहीं खोएगी। और अगर कंट्रोल नहीं खोएगी तो हमें पता रहेगा कि किस मसल्स पे, किस बोन पे, किस जॉइंट पे कितना का प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो इंजरी नहीं होगी। तो एक तरीके से उससे रिलेटेड पीछे वाले टॉपिक के आसपास का टॉपिक है बेहतर मूवमेंट या मूवमेंट कंट्रोल, है ना। उसकी वजह से एजिलिटी ड्रिल्स इंजरी के अंदर हमारे को मदद करती है, हमें इंजरी नहीं होने देती है। जिगजैग बिल्कुल। कोर स्टेबिलिटी इंजरी, कोर स्टेबिलिटी जानते हो ना, कोर जानते हो, कोर स्टेबिलिटी इंजरी प्रिवेंशन में क्यों महत्वपूर्ण है। देखो कितनी अच्छा क्वेश्चन है, समझो तो। एक तो शरीर की मुद्रा या पोस्चर मेंटेन रखती है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ फोर्स प्रॉपर करता है, ठीक है। और ओनली बैलेंस
ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होता है इससे। अच्छे से पढ़ के आंसर देना कि आपके पास 4 ऑप्शन है। कोर स्टेबिलिटी जो होती है, हमारे जो कोर की एक्सरसाइज अपन करते हैं, जब अपन कोर स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो इंजरी प्रिवेंशन में मदद करती है, नो डाउट मदद करती है। तो कैसे मदद करती है? एक तो अपना पोस्चर मेंटेन बना के रखती है ना, शरीर की मुद्रा बनाए रखती है। दूसरा क्या है कि जो ट्रांसफर ऑफ फोर्स है, जो जो बल का ट्रांसफर है, जो बॉडी अपन जो फोर्स लगाती है ना, तो वो प्रॉपर होता है। इंग्लिश वालों को समझ में आ गया ना। और ओनली बैलेंस, या फिर केवल बैलेंस की वजह से, और या फिर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इस वजह से। बताओ फटाफट। मुझे पता था इसका आंसर ज्यादातर गलत आएगा। बी लग रहा है। आ गया सिमू, पकड़ लिया सिमू ने आंसर शायद यहाँ पे। सी, गुड्डू, भास्कर, सी, ओके, आ गए आपके आंसर। देखो, कोर स्टेबिलिटी का काम शरीर की मुद्रा बनाए रखना में मदद है। मुद्रा बनाने का काम कोर का नहीं है। कोर क्या करता है? शरीर के संतुलन को बनाता है, पोस्चर को मेंटेन रखती है, कोर रखती है। एक बार सोच के देखो, कोर रखती है क्या? कोर हेल्प करती है, रखती है बॉडी की सारी मसल्स मिलके, तब बैलेंस बनता है। पहली बात, पर्सन को समझ लिया करो, ठीक है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ फोर्स। अगर किसी बंदे की कोर मजबूत है तो कोर, मेनली अपन कोर किसको मानते हैं? एब्डोमिनल रीजन को। तो जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बैलेंस, जो हमारा फोर्स ट्रांसफर होगा, है ना, तो उस टाइम क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ फोर्स के दौरान हमारी बॉडी उस टाइम मजबूत रहेगी, स्टेबल रहेगी। ठीक है, कब स्टेबल रहेगी? जब ट्रांसफर ऑफ फोर्स हो रहा है, जब बल लगा रहे हैं उस टाइम अगर कोई भी फोर्स, फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल के साथ बात करते हैं, नीचे वाला तो भूल ही जाओ, केवल बैलेंस तो कोई मतलब ही नहीं है, और केवल फ्लेक्सिबिलिटी, नीचे वाले को तो काट ही दो। अब अपन नॉर्मली एक बात करते हैं कि आप लेग पुल कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हो, है ना, या फिर उससे भी तगड़ा एग्जांपल देता हूँ, सब अपन मिडिल क्लास है, जो अपन घास काटने की मशीन है ना, उससे अपन घास काटते हैं हाथों से। उस टाइम ये देखो कि प्रेशर कहाँ पड़ता है। एक बार इमेजिन करके देखो, अगर किसी ने घास काट रहा है हाथों से, मशीन चलाई है घास काटने वाली, तो एक बार इमेजिन करके देखो, ये देखो। या फिर अपन ने कोई भी ऐसी एक्सरसाइज है, चप्पू, नाव चला रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, तो उस टाइम देखो ट्रांसफर हो रहा है ना बल, तो प्रेशर कहाँ पड़ रहा है? कोर पे। अगर कोर वीक है तो बल हाथों से पीछे की ओर लेके जाओ, चाहे नीचे से ऊपर मूवमेंट, स्पेशली जब अपन कोर से होकर के ट्रांसफर करते हैं ना फोर्स को, उस टाइम इंजरी होती है, क्योंकि उस टाइम बैलेंस नहीं बनता है। वहाँ कोर जो है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो कोर जो है ट्रांसफर ऑफ फोर्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाकी स्टेबिलिटी और पोस्चर मेंटेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी में तो है ही नहीं, तो इनमें वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मेनली काम कब करती है? जब ट्रांसफर ऑफ फोर्स होता है। ओके, क्लियर है? चले अगले टॉपिक पे। रॉन्ग टेक्निक से इंजरी रिस्क क्यों बढ़ती है? बताओ। एनर्जी एक्स्ट्रा, एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है, या टिश्यूज पर असामान्य दबाव को, इरेगुलर प्रेशर पड़ता है, इरेगुलर प्रेशर ऑन टिश्यू और फाटिग, या फिर स्पीड डिक्रीज हो जाती है। बताओ। रॉन्ग टेक्निक, अपन कोई भी गेम कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी एक्टिविटी अपन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब जब टेक्निक हमारी गलत होती है तब इंजरी रिस्क क्यों बढ़ती है? बताओ फटाफट। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा खर्च हो जाती है, या पर टिश्यूज पर इरेगुलर प्रेशर पड़ता है, या फाटिग से, या फिर स्पीड कम होने से। 7th का भी बहुत बढ़िया। सिमू अच्छी तैयारी है आपकी, गुड। ओम प्रकाश जी, गुड, वेरी गुड। देखिए,
अगर अपन गलत तरीके से कोई एक्सरसाइज करते हैं या कुछ परफॉर्म करते हैं तो हमारे टिश्यू हैं उन पर उस तरीके का प्रेशर नहीं पड़ेगा जो उसको बियर कर सकते हैं। ठीक है, जब भी इंजरी होती है, चाहे वो कोई से टिश्यू के अंदर हो, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो, हार्ड टिश्यू इंजरी हो, मसल में हो, टेंडन में हो, लिगामेंट में हो, बोन में हो, कहीं पर भी अगर इंजरी होएगी तो टेक्निक बिगड़ते ही हो जाएगी। सही टेक्निक से तो सारे ही करते हैं, अगर सही टेक्निक में इंजरी होती तो वो टेक्निक ही सही नहीं है। इसका मतलब क्या है, गलत टेक्निक का मतलब ही है जो इंजरी जनरेट करते। ठीक है, बी सेट किया है सर आज। अब ये तो स्ट्रेटेजी है, बी सेट कितनी की देर की है। ये एग्जाम में भी होता है, कई बार पैटर्न बनता है, अपन पैटर्न फॉलो करते हैं, 2 क्वेश्चन गलत, यहाँ भी होगा। तो राइट आंसर बी। पूरा दिन लगा के खर्च करता हूँ मैं इसमें, पूरा मतलब जितना मेरी मॉर्निंग क्लास में मुझे 1 घंटा लगता है ना जो पूरी थ्योरी पढ़ाने में, और शाम की क्लास में मुझे 3 घंटे लगते हैं। अर्ली स्पेशलाइजेशन से इंजरी रिस्क क्यों बढ़ती है बताओ। हाँ, बी ज़्यादा ही हो गया आज, कुछ बी का मामला है ना। बी खूब आएंगे, लेकिन बी के साथ बीच बीच में आएंगे, काफ़ी बी आने के बाद, मानता हूँ इस चीज़ को। 8th का, अर्ली स्पेशलाइजेशन से इंजरी रिस्क क्यों बढ़ता है। तुक्के मत मारो, बी मैंने भी आज गलती कर ही दी शायद। 8th का फिर बी। अच्छा, पहले चलो ये बताओ अर्ली स्पेशलाइजेशन क्या है। जो भी आंसर देगा वो लिखेगा एक लाइन में, व्हाट इज अर्ली स्पेशलाइजेशन। अब सब बी करेंगे, पकड़ लिया आज आप लोगों ने मेरे को, मैंने गलती कर दी शायद आज। पोपट हो गया आज, कोई नहीं, क्वेश्चन से मतलब होता है अपने तो। अर्ली स्पेशलाइजेशन बताओ फटाफट क्या, व्हाट इज अर्ली स्पेशलाइजेशन। टर्म को डिफाइन कर दो जल्दी से, एक लाइन में, कोई कर सकता है तो। अर्ली स्पेशलाइजेशन से इंजरी रिस्क क्यों बढ़ता है, क्यों कि वो लगातार अधिक लंबे समय तक या ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। अर्ली स्पेशलाइजेशन से लंबे टाइम से ट्रेनिंग करता है। ठीक है, सुनते रहना। बार बार एक जैसी गतिविधियां करता है अर्ली स्पेशलाइजेशन में, या फिर उसका अर्ली स्पेशलाइजेशन जब किसी चीज़ का होता है तो उसकी टेक्निक खराब हो जाती है, और या फिर क्या होता है कि कम प्रतियोगिता, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर कोई बच्चा अर्ली स्पेशलाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, चलो मैं करता हूँ। अर्ली स्पेशलाइजेशन क्या है, किसी बच्चे को बचपन से ही किसी एक्टिविटी में डाल देना, किसी गेम में डाल देना। तो खराब कौशल बचपन में अगर वो सीखेगा, अगर वो गलत सीख लेता है तो ठीक है। दूसरा, बार बार एक ही जैसी गतिविधि करेगा क्योंकि वो उस गेम से जुड़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड ही गतिविधियां करेगा। ठीक है, या फिर उसका टाइम बहुत लंबा हो जाएगा ट्रेनिंग का, उस वजह से उसको इंजरी रिस्क बढ़ जाएगी, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, ऑर्गन्स पे बार बार दबाव पड़ेगा। बताओ फटाफट। खुश रहो। और मुकेश जी क्या हाल चाल। राइट आंसर आपका बी है, कंफ्यूज मत हो, एक ही तरफ मत जाना। क्या होता है कि अर्ली स्पेशलाइजेशन है, किसी बच्चे को अगर छोटे एज से ही अपन ट्रेन कर रहे हैं ना, तो उनके पर्टिकुलर जो टिश्यूज है, ऑर्गन है, उन्हीं पे प्रेशर पड़ता रहता है, और वो एक तरीके से क्या हो जाते हैं, ओवर यूज्ड हो जाते हैं, ओवर यूज इंजरी हो जाती है उसको। तो इस ऐसे प्लेयर्स के ज़्यादातर कौन सी इंजरी हो जाती है, ओवर यूज। पीक आने से पहले उनका गेम खत्म हो जाता है अगर कोच इस पे ध्यान नहीं देता है तो। और मर गए, इसका भी क्रॉस ट्रेनिंग इंजरी प्रिवेंशन में कैसे सहायक है। ठीक है, वही मांसपेशियां प्रयोग करके, प्रशिक्षण भार में विविधता ला करके, और अधिक थकान पैदा करके, और कम रिकवरी करके। लोड ट्रेनिंग सेम मसल यूज। ठीक है, और ट्रेनिंग लोड वेरिएशन। ठीक है, एक्सेस
फैटिक जनरेट करने की वजह से करी है ना क्रॉस ट्रेनिंग, और लेस रिकवरी। कंफ्यूज करूं क्या आप लोगों को? कर दिया सबने भी? हो जाओ मुकेश 8:15 तक, बताओ फटाफट। ठीक है, बी कर दिया सबने, है ना। अगर अपन क्रॉस ट्रेनिंग करते हैं, है ना, तो क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब ही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। तो इसमें सेम मसल्स का तो है ही नहीं, तो ये तो डेफिनेटली गलत हो ही गया है। ठीक है, कम रिकवरी टाइम, क्रॉस ट्रेनिंग में भी अपन कम रिकवरी भी देते हैं कई लोग क्रॉस ट्रेनिंग में। ठीक है, हाँ बिल्कुल वेरिएशन, और या फिर अधिक थकान पैदा करके, क्रॉस ट्रेनिंग में थकान भी अच्छी होती है, लेकिन प्रशिक्षण भार में विविधता लाकर ट्रेनिंग लोड में वेरिएशन देते हैं क्रॉस ट्रेनिंग में। रियल में सही अगर कोई क्रॉस ट्रेनिंग कराने वाला होगा वो तो काम करेगा ये, है ना, और अगर कोई बेवकूफ़ आदमी होगा तो वो काम करेगा ये। वो क्या करेगा, अलग अलग एक्सरसाइज करा के फटाफट बंदे को थका कर और ये फील कराएगा देखो मैंने कितनी खतरनाक ट्रेनिंग कराई है ना। तो वो भी एक तरीके से इंजरी रिस्क को बढ़ाता है। यहाँ पे ये सही है कि प्रशिक्षण भार ट्रेनिंग लोड को कम ज़्यादा करके अपन वेरिएशन दे दे करके चेंज कर करके ट्रेनिंग लोड को अपन क्रॉस ट्रेनिंग में देते हैं। तो उससे एक तो क्या कि सभी ऑर्गन्स पे प्रॉपर प्रेशर पड़ता है ना। तो क्रॉस ट्रेनिंग में क्या करते हैं, प्रशिक्षण भार और मसल्स, चेंज ऑफ मसल्स भी उसके अंदर होता है, तो सारी बॉडी, कंप्लीट बॉडी डेवलप हो जाती है, तो इंजरी प्रिवेंशन में मदद करती है। बिल्कुल वैरायटी। सिमू खुश हो गया। रिकवरी डेज का महत्व बताओ। आज मेरे को लग रहा है मैंने ज़्यादा ही कर दिया यार, गड़बड़ कर दी मैंने, खुद सफल नहीं करा। रिकवरी डेज का क्या महत्व बताओ। कौशल सीखने में अगर अब अपन रिकवरी डेज रखते हैं, बीच में रिकवरी का टाइम रखते हैं, तो लर्निंग द टेक्निक को सीखने में, टिश्यू अडेप्टेशन में डिक्रीज, प्रदर्शन को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, इंग्लिश में, परफॉर्मेंस, और इंक्रीज वेट। बहुत इजी हो गया है पर्सन तो। 10th का बी। रिकवरी का अगर अपन टाइम दे देते हैं तो उसके जो टिश्यू जिन पे प्रेशर पड़ा हुआ था, उन प्रेशर पड़ने वाले टिश्यूज को टाइम मिल जाता है और वो रिकवर कर जाते हैं। इसलिए रिकवरी डेज का महत्व है कि जो टिश्यू अपन बार बार यूज कर रहे थे, ओवर यूज हो रहे थे, वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, रिकवर कर लेते हैं। ठीक है। नींद की कमी, ठीक है, नींद की कमी, अगर अपन नींद नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं हम, तो क्या होगा, एक तो हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएगा। सच है क्या? हार्मोन डिसबैलेंस, ठीक है। दूसरा है रिएक्शन लॉस या डिक्रीज, ठीक है, और लेस रिकवरी और ऑल। अब करो बी, कर दो बी, हो सकता है बी हो, मैं फिर कह रहा हूं। हाँ मुकेश डी, ओके। सिमू बी, ओके। 11th का डी, सबको डी लगने लग गया अब है? ठीक है, मुकेश डी, ओके। अपना एक ट्रेंड जमा हुआ है, देखो सिंपली मैं बता रहा हूं। अगर तुम्हारे किसी क्वेश्चन के अंदर अबो ऑल आ रहा है, उपरोक्त सभी आ रहा है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ये है कि उसका आंसर वही होगा, क्योंकि वो बंदा ऑप्शन में वो जब भी डालेगा जब उसके 3 या एक जैसे होंगे। समझ रहे हो? तो वहाँ पे अगर आप करते हो और अगर कोई खतरनाक एग्जाम पेपर सेटर है तो वो उपरोक्त सभी टाइप के आंसर डालेगा, उसमें एक आंसर डालेगा और हमारा पोपट बना देगा। ठीक है। नहीं सर बी नहीं मेरा, ओके ठीक है, सही है, मुझे पता है। देखो अगर आदमी प्रॉपर नींद नहीं लेता है ना,
तो उसका जो होम्योस्टेटिक बैलेंस है वही बिगड़ जाता है। होम्योस्टेटिक बैलेंस क्या होता है? होम्योस्टेटिक बैलेंस होता है जो ऑर्गन है बॉडी के, है ना। देखो एक चीज और बता रहा हूँ साथ में क्वेश्चन की वजह से। होम्योस्टेटिक बैलेंस क्या है? जो बॉडी के ऑर्गन और सिस्टम है वो आपस में कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। अगर एक सिस्टम थोड़ा सा भी दाएं बाएं हो जाता है तो पूरे शरीर का ही सिस्टम खराब हो जाता है। पेट खराब हो गया ना, आदमी का अगर पेट खराब हो गया, पेट दुख रहा है, तो उसको नींद नहीं आएगी, है ना। नींद नहीं आएगी तो रिलैक्स नहीं हो पाएगा, रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो उसको चक्कर आएंगे, चक्कर आएगा तो दूसरे दिन उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, उसके सर दर्द होने लग जाएगा। पेट की वजह से सर दर्द हो गया, नींद नहीं आई, थकान हो गई, मांसपेशियां दर्द करने लग गई, बुखार हो गई, 50 बीमारियां और जनरेट हो जाती है। ठीक है, दीपेश क्लास में हूँ। ओके, नमस्ते। ठीक है, तो मेन, ओके बाय। तो यहाँ पे क्या होगा? हार्मोन डिसबैलेंस और रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या करेगा? नींद में आदमी का ही रिएक्शन करेगा भाई, है ना। नींद उसके जरूर रिएक्शन करे। और रिकवरी टाइम क्या है उसका? कम हो जाता है। तो कुल मिला के क्या है कि अगर आदमी को नींद की कमी है तो उसका हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएगा, रिकवरी भी नहीं होगी, रिएक्शन टाइम भी खत्म हो जाएगा। कुल मिला के राइट आंसर रहेगा यहाँ पे डी। टाइम देख लेता हूँ मैं, टाइम 39। ट्रेनिंग लोड की निगरानी क्यों आवश्यक है बताओ? ट्रेनिंग लोड जो है, ट्रेनिंग लोड के ऊपर अपन नजर रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसके परफॉर्मेंस को अब करना भी तुम्हें ना। सर सही की वैकेंसी आ गई, हाँ कब? ओके, सिलेबस भेज देना, मैं भेज दूंगा मटेरियल। आ जाना, नहीं तो संडे को बैठ के कर लेंगे। प्रदर्शन के लिए देख लो भाई, जिसने एनआईएस कर रखी है, वैकेंसी आ गई बता रहे हैं, मुकेश कह रहा है वैकेंसी आ गई। प्रदर्शन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। और इंजरी प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। मोटिवेशन के लिए और सिलेक्शन के लिए। बताओ फटाफट। ट्रेनिंग लोड, इंजरी प्रिवेंशन के लिए पक्का। परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा ट्रेनिंग लोड का? सोचो एक बार, कंफ्यूज होने की कोशिश करो थोड़ी सी। ओके, ट्रेनिंग लोड के ऊपर ध्यान रखना क्यों जरूरी है? पर्सन को पढ़ो, जरूरी नहीं है चोट वाले में सारे चोट के डाल रखे हो। बताओ, कंफर्म्ड? चलो ठीक है, सबका राइट आंसर है कि ट्रेनिंग लोड पे निगरानी इसीलिए करते हैं कि अगर ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी, है ना, ट्रेनिंग लोड ज़्यादा हो जाएगा, ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसको इंजरी हो सकती है। आप कंफ्यूज नहीं हुए, इसके लिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लो, पढ़ता है, पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता तो है, लेकिन उसमें उसका ज़्यादा होने की वजह से ए भी सही लग रहा है, बट ज़्यादा, हाँ ए ही ज़्यादा, ए सही लग रहा है। अगर अपन ट्रेनिंग के पर्सन ले रहे होते तो वही सही होता। ट्रेनिंग लोड में अचानक वृद्धि से क्या होता है बताओ? अचानक वृद्धि से क्या होता है? अनुकूलन, ओवरयूज इंजरी, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, गुड, ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। हाँ, ओवर ट्रेनिंग, ओवरलोड, लोड जो देते हैं ना अपन, ओवरलोड जरूरी है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो एक लेवल तक ही एक्स्ट्रा लोड दिया जाता है। ट्रेनिंग लोड में अचानक वृद्धि से क्या होता है बताओ? अचानक लोड से, आज बी ज़्यादा ही कर दिए मैंने, अब तुक्के भी सब बी वाले लगा रहे हैं। ट्रेनिंग लोड में अचानक अगर बढ़ाएंगे तो अनुकूलन होगा, अनुकूलन नहीं होगा, ठीक है ना। अचानक बढ़ाने से अनुकूलन नहीं होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपन बढ़ाते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं ना, ग्रेजुअल, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? ओवर यूज इंजरी जरूर हो जाएगी, शक्ति भी वृद्धि नहीं होगी और लचीलापन भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगी? ओवर यूज
इंजरी। आज 31% करके जाएंगे, ठीक है। खिलाड़ियों में क्रोनिक पेन किसका संकेत हो सकता है? एक्यूट इंजरी का, ठीक है। और उपचार को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिहैब मान लो, ठीक है। और फिटनेस इंक्रीज, ठीक है। और प्रॉपर रिकवरी। बताओ फटाफट। अचानक बढ़ने से इंजरी होती है, बिल्कुल एनआईएस वाला नॉलेज बोल रहा है। खिलाड़ियों में क्रोनिक पेन किसका संकेत हो सकता है? बताओ। फोर्टीन बताओ। अब अपन ने बहुत अच्छे से कर लिया इंजरीज को। अगर तुम इतने क्वेश्चंस इंजरीज के करने के बाद भी अगर इंजरी का कोई क्वेश्चन गलत करे आते हो ना, तो राम ही रखवाला है तुम्हारा। बताओ फटाफट। 14 ही हुए हैं, 44 मिनट हो गए अपने को। 14 का बी इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट। बी करोगे आज तो तुम। मैंने ही गर्दन पकड़ा दी अपनी, बिल्कुल। अगर इनकम्प्लीट उसका उपचार अगर पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट रिहैब हुआ है, तो उसको क्रोनिक पेन होएगा। क्रोनिक पेन का मतलब क्या है? लंबे समय से जो बीमारी हो रही है ना, या दर्द हो रहा है, कोई लंबे समय से कोई पेन हो रहा है, तो वो जब भी होगा जब उसका पहले जब ट्रीटमेंट हुआ है। उपचार की रिहैब नहीं, ट्रीटमेंट आएगा। यहाँ आ गया वर्ड याद। अगर इसका इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट अगर कोई लेता है, ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कराता है, जो पुरानी चोट है या पुराना दर्द है, वो दोबारा से वो जो क्रोनिक पेन यानी पुराना लंबे समय से हो रहा वो पेन वो फिर से सामने आ जाएगा, क्योंकि वो चोट रियल में ठीक हुई ही नहीं थी। तो वही पेन वापस आ जाएगा, वो नया पेन नहीं है, ठीक है। नो। पेन किलर का गलत उपयोग क्यों हानिकारक होता है? बताओ। आज मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर के बी है। सुनो, पेन किलर का यूज़ करते हैं अपन, और पता है क्या होता है? जब अपन पेन किलर का यूज़ करते हैं तो एक तो जो ट्रीटमेंट है वो स्लो हो जाता है, और जो पेन है ना, पेन अगर छिपाते हैं तो दोबारा से चोट लग जाती है, और केवल लत लगती है। अगर अपन लगातार पेन किलर ले रहे हैं ना, या गलत उपयोग करते हैं, तो उसकी आदत पड़ जाती है ना, हैबिट बन जाती है, हैबिचुअल हो जाता है, ठीक है। और थकान बढ़ती है। अब पेन किलर का अगर गलत उपयोग कैसे हानिकारक हो सकता है? अगर पेन किलर का अपन गलत उपयोग ले रहे हैं तो अपने को क्या उसकी आदत पड़ सकती है? लोग, कई महिलाएं बोलती है ना उठते, अरे वो हरे पत्ते वाला एक कैप्सूल तो दे दो, एक गोली हरे पत्ते वाला पत्ता ले आना, हरे पत्ते वाली गोलियां ले आना। हाथ पैर दर्द करते हैं, कॉम्बी फ्लेम ले लेते हैं चलते चलते ही। तो क्या होता है? पेन किलर का अगर अपन गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आदत पड़ सकती है, आदत पड़ती है। एक तो ये इसलिए हानिकारक है। एक ये है कि अगर दर्द छिप जाता है उससे, एक बार दर्द ठीक हो जाता है तो दोबारा चोट लग सकती है, ठीक है। और या उपचार स्लो हो जाता है। बताओ फटाफट इसमें क्या है? क्या हो गया? आंसर बी करा था ना तुम लोगों ने सबने? आंसर बताओ फटाफट। बरिंदर फूल मत भेजो, आंसर बताओ। सबने बी करा था, आप दोबारा बताओ। पैरासीटामोल, हरे पत्ते वाली गोलियां राजस्थान में तो हमारे भयंकर फेमस है। राजस्थान में क्या, हरियाणा में सिरसा साइड खूब फेमस। हरा पत्ते वाली गोलियां बसों में बिकती है। बताओ पेन किलर का गलत उपयोग क्यों हानिकारक होता है? बताओ। अब ये पैरासीटामोल के पीछे मत पड़ो सब लोग। हाँ मान ली पैरासीटामोल, मेरे को मत दो पैरासीटामोल, गोलियां मत दो। आंसर दो इसका फटाफट। बी, ओके। पेन किलर का अगर अपन गलत इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी आदत पड़ जाती है? सी सही है।
या फिर क्या होता है कि अगर पेन किलर का अपन गलत इस्तेमाल करते हैं तो एक बार के लिए चोट ठीक हो जाती है, दोबारा लग जाती है। या फिर अगर उसका अगर पेन किलर अपन यूज करते हैं ना तो उस चोट का हमें महसूस नहीं होती है ना, तो धीरे धीरे वो चोट वो है उसको ठीक होने में समय लगता है। कहते हैं ना कि अगर कोई चोट लग गई है आपके ना तो उसके दर्द को फील करोगे ना तो जल्दी ठीक हो, क्यों कि बॉडी के हार्मोन्स खुद एक्टिवेट हो जाते हैं, बॉडी उस पेन को फील करती है ना तो उसको खुद ठीक करने की कोशिश करती है। शरीर की जितनी बीमारियां अंदर बनती है वो बॉडी की वजह से बनती है, बॉडी उनको ठीक करने की क्षमता रखती है। बी डन सर, ओके। बलविंदर, बी के सी के ए बताओ। ए, ये तो वही मामला सही हो गया। मधु बी, अनिल ए। ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, तुमने जो सही आंसर दिया था वो बी था। ठीक है, सही दिया था सब लोगों ने। कि क्या होता है कि अपन पेन छिपाने के लिए वहां पे मेडिसिन ले लेते हैं, दर्द निवारक लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, है ना, और उस जगह पे अपने को फील होना बंद हो जाता है कि यहाँ मेरे पेन है, तो उस जगह पे दोबारा चोट लग सकती है, क्योंकि वहां पे पेन इसीलिए है कि वहां पे कुछ ना कुछ वो ऑर्गन कमजोर हो रखा है इंजरी की वजह से, है ना, वो साथ नहीं देगा आपका, तो वहां दोबारा चोट लगेगी। जो ऑर्गन ऑलरेडी फेल हो रखा है उस ऑर्गन को आप परेशान करोगे, उसके दर्द को बंद करके अस्थाई, तो वो दोबारा से वहीं पे इंजरी हो सकती है। सर आंसर दो अब आप। बी दे दिया ना, ये रहा बी। चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। बायोमैकेनिक्स इंजरी प्रिवेंशन में कैसे मदद करता है बताओ। अब आ जाओ, अब दे दो बी फटाफट, है ना। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस, बायोमैकेनिक्स क्या काम आती है, अपन उसके कहाँ पे फोर्स लग रहा है, क्या ये चीजें, उसका सब चीजों का एनालिसिस किस में करते हैं अपन, बायोमैकेनिक्स में करते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। ठीक है, मोटिवेशन हमेशा चाहिए आपको, ठीक है, और एंड्योरेंस। सर इसका कंफर्म नहीं है, यही होगा क्योंकि इसके सीधे इफेक्ट तो बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है और उपचार के है बार हो नहीं पाता है, दवाई लगती नहीं है। ओके 16 बी। सर आपकी क्लास में स्टडी सी होती है, साथ साथ एंजॉय। थैंक यू सिमो। मैं टेंशन लेते हो सुबह से पढ़, मुझे पता है जो यहाँ तैयारी करने आते हैं ना वो पहले ही प्रेशर में ये सब पढ़ ही रहे हैं, फुल पढ़ रहे हो तुम लोग। इसकी किताब पढ़ लूँ, उसके नोट्स पढ़ लूँ, इससे मांग लूँ, इससे ले लूँ, ये मास्टर नहीं छूट जाए, वो टीचर नहीं रह जाए, उसने पता नहीं क्या पढ़ लिया, उसने क्या पढ़ा दिया, तो इस हिसाब से ठीक है क्लास। बताओ फटाफट। मटेरियल नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूँ, मेरी क्लास लेने के बाद मटेरियल नहीं छूटेगा, कवर हो जाएगा सारा, चाहे वो मजाक मजाक में हो जाए। तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं इतना ही पापड़ बेल लिए ज़िंदगी में। बताओ फटाफट। मधु ए, आंसर दो फटाफट। क्या सर यहाँ ही चल रहा है अब। हो जाता है कभी कभी। इसका बी है क्या बताओ। चलो तो इसका बी आंसर दे दो फिर, इसका बी है तो। जमाने में गड़बड़ कर दी मैंने, सब जगह नहीं है, बीच बीच में घूमोगे। पता है क्या, पैटर्न सेट हो जाने से आदमी को ऐसे कंफर्म हो जाता है कि मैं बी भी दूंगा, क्योंकि सर का बी भी आ रहा है ना, तो फिर वो ए नहीं करेगा। इसका बताओ ए है कि बी है। आपने बी दे दिया, ओके। देखो बायोमैकेनिक्स इंजरी प्रिवेंशन में कैसे मदद करता है बताओ।
बिल्कुल सब जगह पहुंच जाना चाहिए। सब जगह पहुंचते हो ना तो ऑफलाइन क्लास में आके देखो, फिर पता चलेगा क्लास क्या होती है। ऊपर मुकेश देखो कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। देखो क्या होता है परफॉर्मेंस एनालिसिस बायोमैकेनिक्स में, अपन एक्चुअल में क्या करते हैं कि बायोमैकेनिक्स क्या काम क्या आती है। बायोमैकेनिक्स ड्यूरिंग मूवमेंट है ना, बॉडी के मैकेनिक्स को समझने के लिए किस तरीके से वो काम कर रही है, किस ऑर्गन पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, उसकी स्टडी अपन किस में करते हैं, बायोमैकेनिक्स में। तो अपने को ये पता चल जाता है कि कौन से ऑर्गन पे कितना प्रेशर पड़ रहा है बायोमैकेनिक्स के थ्रू। इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड का पता चल जाता है। पहली बात, पहला प्रदर्शन का विश्लेषण, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी अपन, हालांकि एनालिसिस में अलग से डिप्लोमा है, डिप्लोमा परफॉर्मेंस एनालिसिस का, ठीक है, लेकिन उसमें भी अपन बायोमैकेनिक्स की मदद लेते हैं। दो तो बिल्कुल ही नहीं है, कंफ्यूजन करने वाले यहाँ ए और बी थे। आज का दिन है बी का दिन, तो सबका बी सही रहेगा, ठीक है। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स इंजरी रिस्क को कैसे प्रभावित करता है, बताओ फटाफट। खुद का काम हमेशा खुद करना चाहिए, आज पता चल गया मेरे को, आज ही दिया था किसी को, मैंने कहा इनके राइट आंसर लगा के देने के बावजूद सही नहीं जमाए, खुद ही टाइप करूंगा कल से। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स इंजरी रिस्क को कैसे प्रभावित करता है आपको बताना है। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स क्या है पता होना चाहिए पहली बात तो। अब बताओ, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स इंजरी रिस्क को कैसे प्रभावित करे। ग्राउंड का जो रिएक्शन फोर्स होता है, क्या है ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, जितना प्रेशर बॉडी ग्राउंड पे लगाती है उसके अपोजिट ग्राउंड भी बॉडी पे प्रेशर लगाता है, ठीक है। जैसे जंप करेंगे अपन, तो जितना जमीन के ऊपर अपन पैरों को फोर्सफुली जमाने की कोशिश करेंगे जंप करने के लिए, तो नीचे से उसका अपोजिट तो मिलेगा हमें, क्रिया की प्रतिक्रिया ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे इंजरी रिस्क कैसे बढ़ती है, एक तो स्पीड से बढ़ती है, उस समय जब अपन जंप वगैरह करते हैं स्पीड होती है। एक इफेक्टिव प्रेशर से बढ़ती है, प्रेशर से बढ़ती है, ठीक है। और बैलेंस की वजह से, और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। अब बताओ क्या आएगा, एक्शन टू रिएक्शन, सी 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 बी, ओके बी, इसमें भी बी, बहुत बढ़िया, ओके इसमें सी। क्या होता है कि देखो पहले तो लैंग्वेज को समझो, हिंदी वाले भी समझो और इंग्लिश वाले भी समझो। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स क्या होता है कि जब बॉडी ग्राउंड पे प्रेशर लगाती है किसी मूवमेंट को करने के लिए, तो ग्राउंड भी उतना ही अपोज करता है, उतना प्रेशर हमारे ऊपर लगाता है, ठीक है। तो उस समय कौन सी इंजरी होती है, अब कोई बंदा है इस तरीके से जंप कर रहा है ना, ठीक है, जंप कर रहा है तो वो ग्राउंड पे फोर्स लगा, तो ग्राउंड भी, तो ग्राउंड उसके लिए ऐसे थोड़ी जमीन नीचे चली जाएगी, उतना ही फोर्स लगाएगी इक्वल। तो उस टाइम क्या होगा कि इंजरी रिस्क को कैसे प्रभावित करता है, किस तरीके से इंजरी होती है कि नहीं होती, क्या प्रभावित करता है, वो जो ग्राउंड का फोर्स है वो पूछा है मैंने आपसे। तो एक तो स्पीड, उस समय जो स्पीड आती है उसकी वजह से हो जाता है। दूसरा इफेक्टिव, तो दबाव का जो प्रेशर होता है, अब आपके समझ में आएगा आंसर। और तीसरा बैलेंस बिगड़ जाता है उस टाइम, बताओ फटाफट, नी सी, ओके। देखो आज सबका बी है, परेशान मत हो। रीजन क्या है, कैसे है कि अब जो फोर्स नीचे से लग रहा है, इफेक्टिव फोर्स तो वही है ना, जब मैंने ऊपर से फोर्स लगाया उसके खिलाफ इफेक्टिव फोर्स कौन सा है, ग्राउंड का, उसकी वजह से तो होती है इंजरी। बैलेंस का कहां से आ गया इसमें, बैलेंस का क्या लेना देना है इसमें, गारंटी है कि बैलेंस बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो भी किसकी वजह से बिगड़ेगा, उस फोर्स की वजह से तो बिगड़ेगा जो नीचे से लग रहा है। तो इस फोर्स को साइड में कैसे कर सकते हो, प्रभावी दबाव, जो इफेक्टिव फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से तो आएगी इंजरी। तो ओके करते रहो, अब बी सी, अब हम करते रहो, सबके आगे वाले का फिर बी करो तुम। शॉक अब्जॉर्प्शन के कारण फुट प्रोनेशन इंजरी, ओ माय गॉड, ये शुद्ध हिंदी आ गई, यहाँ संरेखण का तो मेरे को भी नहीं पता है। चलो
शरीर के संरेखण संरेखण की हिंदी की इंग्लिश किसी को आती है तो बताओ, फिर मजा आएगा। इसकी आशुद्ध हिंदी का एक वर्ड की हिंदी बताओ, गूगल कोई नहीं करेगा। फुट प्रोनेशन इंजरी रिस्क, फुट प्रोनेशन इंजरी रिस्क क्यों बढ़ा सकती है? फुट प्रोनेशन क्या है? ठीक है, फुट प्रोनेशन है, बता दूंगा तो फिर तुम आंसर बता दोगे। रुको एक बार इंग्लिश ही कर देता हूँ। शॉक अब्जॉर्प्शन के कारण, ठीक है। दूसरा है शरीर के संरेखण का मतलब होता है अलाइनमेंट, समझ गए? अलाइनमेंट में गड़बड़ के कारण, ठीक है। स्पीड कम होने के कारण और फाटिग के कारण। बताओ फटाफट। बिल्कुल, तब इंजरी हो जाती है। पर्सन को दोबारा देखो। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स इंजरी को कैसे प्रभावित करता है? उसमें ग्राउंड रिएक्शन की बात करिए, वो कैसे प्रभावित करता है वो बताना है। वो इसलिए प्रभावित करता है कि वो भी नीचे से इफेक्टिव प्रेशर डालता है, ठीक है। कई दिन हो गए, बताओ फटाफट। 18 का बी, यहाँ भी गुड। फुट प्रोनेशन इंजरी, फुट प्रोनेशन क्या है पहले ये बताओ। अलाइनमेंट रॉन्ग, राइट आंसर तो आपका आ गया है। आंसर से अपने को लेना देना भी नहीं, अपने को लेना देना है इसके अंदर जो मटेरियल है उससे। होता क्या है कि इस तरीके से पैर है, प्रोनेशन का मतलब होता है कि पैर का अंदर की ओर मुड़ जाना, है ना, इस तरीके से। जैसे कि घुटना टकना बाहर की ओर चला गया, पगथेली अंदर की ओर चलेगी। वो जो इंजरी होती है ना, वो फुट प्रोनेशन इंजरी कहलाती है, ठीक है। क्यों बढ़ती है? वो कब बढ़ती है? जब शरीर का अलाइनमेंट खराब हो जाता है। अलाइनमेंट कब खराब होता है? जब पैर का थोड़ा सा टेढ़ा हुआ और वो एक्स्ट्रा टेढ़ा हो गया, ठीक है। पहला तो ये, ठीक है। और दूसरा जो शॉक एब्जॉर्प्शन है उसकी वजह से, शॉक एब्जॉर्प्शन की वजह से, तो शॉक एब्जॉर्प्शन की वजह से तो ठीक होता है, इंजरी नहीं होती है। लेकिन यहाँ लिख देता ना वो, यही ऑप्शन हो चाहे, अगर वो यहाँ लिख देता शॉक एब्जॉर्प्शन न होने से, तो यहाँ ये भी आंसर हो जाता, ठीक है। तो आसपास ही होते हैं। जब तक गलत नहीं होगा तब तक बी ही दूंगा, तो बी का भी गलत करवाता हूं मैं तुम्हारा। आ जाओ। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इंजरी, अभी दो बी, अजीत जी बी दो। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इंजरी रिस्क क्यों बढ़ा देता है? साइकोलॉजिकली जो मेंटल स्ट्रेस जो है उसकी वजह से इंजरी रिस्क क्यों बढ़ती है? एक तो मसल्स के अंदर टेंशन रहती है, ठीक है। और ध्यान, ध्यान में कमी, तो इसकी तो इंग्लिश हिंदी इंग्लिश क्या लिखूं? और फाटिग लिख दूंगा लेकिन आपके लिए। और ऑल, ध्यान में कमी का मतलब हो गया कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। बताओ, जब तक गलत नहीं होगा तब तक बी ही है। ओके, डी डी बी दो। अजीत जी ऐसे नहीं, आपने प्रॉमिस किया था बी दूंगा मैं, कोई नहीं, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या करता है? जब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है आदमी को सोचने का, तो आदमी के एक तो मसल्स के अंदर क्या रहता है, मांसपेशियों में अजीब सा तनाव रहता है। कभी आपको एग्जाम का प्रेशर होगा, किसी भी तरीके का प्रेशर होगा ना, तो कई लोगों को तो धुजनी छूट जाती है ना, वाइब्रेट ही करने लग जाते हैं, है ना। और मसल्स खींची खींची सी रहती है, हाथों पैरों में दर्द भी होता है कई लोगों के। फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं होता है। और तीसरा थकान हो जाती है, सोच सोच के। माइंड को बहुत ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जब आदमी स्ट्रेस लेता है या फिर साइकोलॉजिकली स्ट्रेस उसको होता है सोचने का, तो वो सोचने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च कर देता है। आपको एक एग्जांपल और बताऊं ब्रेन के यूज़ की। कोई आप इवेंट देखने जाओ, टूर्नामेंट देखने जाओ, आप सिर्फ उनको देखते रहो, आप शाम तक उनसे ज़्यादा थक जाओगे जो खेल के आए, है ना। तो ये मेनली क्या है कि ध्यान में कमी हो जाती है, थकान हो जाती है और मांसपेशियों में तनाव हो जाता है जब अपने साइकोलॉजिकली स्ट्रेस होता है। तो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस इंजरी रिस्क को बढ़ा देता है, क्योंकि ये तीनों काम वो नहीं कर पाता है प्रॉपर, ठीक है। चलें आगे। रेगुलर होती है क्या क्लास? यहाँ सुबह शाम क्लास होती है, मधु मॉर्निंग में होती है 1-1.5 घंटे, शाम को 1 घंटे होती है। क्वेश्चन अच्छे हैं आज तो, सबका आंसर ही भी है। आज कहाँ अच्छे हैं? कल की क्लास देखो आप। इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम का आधार क्या होना चाहिए? ठीक है, सिंपल फिटनेस,
या इंडिविजुअल या फिर नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, सेम फॉर ऑल। और ड्रिल विदाउट प्लान। इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम का आधार क्या होना चाहिए बताओ। इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिंपल फिटनेस। क्या होना चाहिए, सिंपल फिटनेस। फिर क्या होना चाहिए कि इंडिविजुअल की डिफरेंस, जो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है, हर आदमी की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उनका विश्लेषण कर लेना चाहिए। अगर आपको इंजरी प्रिवेंशन का प्रोग्राम बना रहे हो किसी को इंजरी से बचाने के लिए, तो पहले ये देख लो कि किसकी क्या क्षमताएं हैं, दूसरा पहला, या फिर उनकी सामान्य फिटनेस तो करानी ही करानी है। ठीक है, तीसरा सभी के लिए समान या फिर सबके लिए समान रखो, और बिना योजना के ड्रिल को। दो तो कतई नहीं है, मैं ही काट देता हूँ। इनमें से बताओ ए के बी। आज सब बी करेंगे भाई, आज सब बी। मेरी गलती हुई है, आज छोड़ेंगे नहीं सब लोग। 8-3 हो गए, चलो ठीक है। राइट, क्या होता है कि इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम का आधार होना चाहिए, सबसे बड़ा बेस क्या होना चाहिए इंजरी प्रिवेंशन के प्रोग्राम का, कि हर आदमी की ज़रूरतें, बॉडी की क्षमताएं अलग अलग है, उस हिसाब से उस डिजाइन को, इस प्रोग्राम को डिजाइन करना चाहिए। पेन की प्रारंभिक रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है। अगर आपको दर्द हो रहा है ना, तो उसकी सबसे पहले, उसकी मतलब दर्द शुरू होते ही उसकी रिपोर्ट क्यों ले लेनी चाहिए अपने को, ताकि अपन ट्रेनिंग को रोक लें। ट्रेनिंग को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ठीक है, और इंटरफेयर करने के लिए। अब दे दो भी, ठीक है, प्रतियोगिता कंपटीशन लीव करने के लिए, और या फिर सर्जरी के लिए बताओ। कोई बड़ी बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन से। ओके, मुझे पता है कि अपनी क्लास का मोटो ही नहीं है सही गलत। अपनी क्लास का मोटो है कि ये क्या लिखा हुआ है इसको समझें अपन, फिर जो सही है उसको समझें, और फिर जो गलत है वो क्या फफूंद है उसको एक्सप्लेन करें। तो कुल मिला के टॉपिक क्लियर होना चाहिए, और टॉपिक मेरे हिसाब से इंजरी में तुम कुछ छोड़ के नहीं आओगे। और कल मैं जो एक नॉर्मल क्लास और ले लूँगा, जो बेसिक क्वेश्चन और करा दूंगा सारे। बताओ फटाफट, पेन की प्रारंभिक रिपोर्ट क्यों लेते हैं बताओ। एक बार ना मेरे को ना, जितने लोग हैं ना, इनमें से जयपुर से कितने जुड़े हुए हैं बताना मेरे को, है ना। इनमें से जयपुर से कितने लोग जुड़े हुए हैं। ओके, सबका ए है, फिर आंसर रहेगा आपका बी। आज का दिन है बी का, ए नहीं देना था। देखो, प्रशिक्षण रोकने के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट, जब दर्द हो रहा है ना, दर्द होते उसकी अपन रिपोर्ट ले लेते हैं कि दर्द किस वजह से है। ठीक है, तो रोकने का अपना मोटो ट्रेनिंग रोकना नहीं है। हम देखेंगे कि उसमें अपन क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे कि उसमें क्या चेंज करना है, पेन किस चीज़ का है। इंटरफेयर ऐसा भी हो सकता है कि उसको रोक भी सकते हैं, उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग को कम भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग को अपन ज़्यादा भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग को स्लो भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग को फास्ट भी कर सकते हैं। अपन ट्रेनिंग में इंटरफेयर करेंगे उस पेन के अकॉर्डिंग कि वो पेन किस लेवल का है। ओके, फिर से बी। सर इंग्लिश समझ नहीं आई। ओके, इंग्लिश समझ नहीं आई। इंटरफेयर, अच्छा आर लगाया ही नहीं था मैंने, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, टेक नेक्स्ट। एथलीट के लिए इंजरी एजुकेशन क्यों जरूरी है। एक तो जागरूकता तो जानते हो ना, उसको अपन अवेयर करेंगे। अब इंग्लिश बोल देता हूँ, लिखने में से ज़्यादा सुनने पे ध्यान दो। अवेयर, ठीक है, और सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, और इंजरी प्रिवेंशन के लिए, और सभी के लिए। बताओ फटाफट।
अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। इंजरी की एजुकेशन स्पोर्ट्स पर्सन को, प्लेयर को देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? या तो वो इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाए, है ना, जागरूक हो जाए चोट के प्रति, फिर या फिर वो सेल्फ मैनेज कर ले चीज़ों को, क्योंकि उसको चोट को पता है इससे चोट लग सकती है तो मैं इसको नहीं करूं, या फिर उसको चोट से बचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको यही करना है कि आपको 3 चीज़ें मैंने बता दी है कि एथलीट को इंजरी एजुकेशन देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? एक तो अवेयर होता है, दूसरा उसको सेल्फ मैनेजमेंट आता है इंजरीज का, और तीसरा का इंजरी से उसको बचाव और इंजरीज का रिहैब उसको मिलता है। तो यहाँ पे आपका बी नहीं है, यहाँ का रहेगा आपका डी। अगला प्रश्न लेते हैं, लंबे समय तक चली इंजरी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? ठीक है, अब बी करो बी सब, है ना। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, और चिंता को एंजाइटी, अवसाद को क्या बोलते हैं? एंजाइटी तो अवसाद को बोलते हैं, डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन या सभी, डिप्रेशन, एंजाइटी और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आपका बी नहीं होगा। तो लंबे समय तक अगर अपन मेनली अपन बात करें इंजरी पर, अगर लगे से लंबे समय तक किसी आदमी को इंजरी रह जाती है तो अवसाद में, डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, अभी हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़ा केस हुआ है अभी लेटेस्ट ही, शायद राजस्थान का ही था, कि फादर ने बच्चे को किडनी दे दी, अपनी किडनी दे दी, खुद की एक किडनी बच्चे को दे दी, और उस बच्चे को पेन रहता था, परेशान रहता था इंजरी की वजह से, क्योंकि ऑपरेट होया हुआ था। उस वजह से वो बच्चा डिप्रेशन में आ गया और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। छोटे बच्चे ने, 10-12 साल के बच्चे ने, फादर ने किडनी भी दे दी उसके बावजूद भी उसने कर लिया। तुम ये सोच सकते हो कि अवसाद, डिप्रेशन कितनी खतरनाक चीज़ है। इंजरी की वजह से, चोट की वजह से, बीमारी की वजह से आदमी किस लेवल तक डिप्रेशन में जा सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चोट, इंजरी ये के से परेशान हो जाए, नहीं यार अब जीने का कोई मतलब है, परेशान रहता हो तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो वो इसको बोलते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन। और सबसे पहले क्या होता है कि वो लगता है अब ये ठीक नहीं होगी, तो उसका क्या हो जाता है, बहुत खिलाड़ी होते हैं ऐसे जो इंजरी की वजह से विड्रॉ भी कर देते हैं। ठीक है, सबसे वैसे तो स्पोर्ट्स पर्सन जल्दी से नहीं करता, लेकिन लगातार रहता है इंजरी तो फिर क्या करेगा, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो यहाँ पे आएगा डी। अब अपन बात करते हैं सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशन का संकेत क्या है। अब किसी बंदे का रिहैब हो रहा है ना, पुनर्वास हो रहा है, तो सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशन का संकेत क्या है बताओ। कल की एक क्लास हो रहेगी इस टॉपिक पे, टॉपिक चेंज होएगा क्योंकि इस पे 3-4 क्लासें हो गई। ठीक है, सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशन का लक्षण क्या है कि रेस्ट की फेज है ना, रेस्ट में पेन नहीं होता है, पेन नहीं होता है। ठीक है, और जो रिलेटेड गेम है उसका, जो रिलेटेड गेम है उसके जो परफॉर्मेंस है वो वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। वो मसल का साइज सेम हो जाता है पहले जैसा, या बीता हुआ समय वापस आ जाता है, सेम टाइम वापस आ जाता है ना। बीता हुआ समय वापस आ, बीता हुआ समय आता नहीं दोबारा, बताओ फटाफट। वापस ही, बिल्कुल। गेम के अंदर प्रॉपर गेम में वो अगर वो वापस आ जाता है तो उसका मतलब उसका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो गया है। ऐसा नहीं है दर्द वर्द से कोई लेना देनी, अगर परफॉर्म कर रहा है तो वापस आ गया है। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग का उपयोग कब किया जाता है? सेम ही है। फंक्शनल टेस्टिंग का क्या है, अब अपन 25 ही करेंगे, कल अपन बड़ी क्लास लेंगे, 2 घंटे की भी हो सकती है और 2 घंटे की भी नहीं होगी तो पर्सन ज़्यादा होंगे, फटाफट करेंगे अपन। मेंटली प्रिपेयर होकर आना कि झटाझट आंसर ही देने, कल भी नहीं दूंगा। फंक्शनल टेस्टिंग का उपयोग कब किया जाता है बताओ। फंक्शनल टेस्टिंग क्या है पहले तो ये बताओ। सर ये आपकी सिक्कर वाली कोचिंग में क्लास में लेट हो या जयपुर वाले में? मैं जयपुर वाले में लेता हूँ। फंक्शनल टेस्टिंग क्या है? फंक्शनल टेस्टिंग है कि उस गेम के रिलेटेड जो टेस्ट जो हैं, जो इनकी जो टेक्निक्स हैं, जो उनकी उन चीज़ों के जो और ये बॉडी के हाथों पैरों के प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस गेम के अकॉर्डिंग, वो टेस्टिंग का उपयोग कब किया जाता है ना। उस टेस्ट का उपयोग कब किया जाता है? रिटर्न टू प्ले के निर्णय में। उसके हाथों पैरों ऑर्गन्स जो प्रभावित है, जहाँ उसकी चोट थी, उनको ऑर्गन्स को प्रॉपर चेक करते हैं। अगर वो काम करने लग गए हैं तो फिर अपन उनको क्या करते हैं, गेम में डाल देते हैं। ठीक है, 25% हो गए हैं।
आज भी मैं पर्सन तो ज़्यादा ही लेके आया था, पर कोई नहीं। तो साथियों, ये था अपना। और किसी को कुछ रिगार्डिंग किसी से भी कोई टॉपिक का हो, पूरे सिलेबस में कोई टॉपिक कहीं से भी आपको ऐसे लगे कि सर इस टॉपिक का मुझे प्रॉपर मटेरियल नहीं है आपके पास भी, सर मुझे मज़ा नहीं आ रहा इसको पढ़ के, सब किताबों में देख लिया, कुछ बैठा नहीं, समझ में नहीं आया, तो मैंने आपको कल टेलीग्राम का बता दिया था, तो टेलीग्राम पे आप डाल देना मेरे को पर्सनली, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन निकाल के डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल मेरा मेरे नाम से ही है, उस पर आप डाल देना कि सर मेरे को इसका सॉल्यूशन निकाल के दे दो, तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। और भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको हैंड टू हैंड टाइप करके डाल दूंगा। और कोई क्वेश्चन रिलेटेड आरपीएससी की जो तैयारी कर रहा है, आरएसएसएमबी की तैयारी कर रहा है, राजस्थान की तैयारी कर रहा है, केवी, डीएसबी, एनएस, कोई सी भी, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, किसी की भी तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस 80% सबका सिलेबस सेम है, कॉन्सेप्ट सारे सेम है। तैयारी करो तो डीप करो, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पे ध्यान दो। इधर उधर के मटेरियल की बजाय मैं फिर कह रहा हूँ आपको, खुद के मटेरियल पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। ये थी आज की क्लास। अगर और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैक्सिमम अगर आपको एडवांटेज उठाना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में और भी क्वेश्चन, और ये जो पीडीएफ है ये सीधी उसी में आती है ना, मेरे नाम से फिजिकल एजुकेशन बाय गौतम सुथार पे आप उसको, इस पीडीएफ को वहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। हो सकता है इसमें एक पर्सन आपको कुछ चीज़ें नॉर्मल लगेगी, ऑप्शन भी इतने दमदार नहीं होंगे, लेकिन ये जो ऊपर जो टर्म्स है ना, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, इनकी बाल की खाल, क्योंकि इसमें जब एक चीज़ को तुम खुद फाइंड आउट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें और निकल के आ जाएगी। वाइड नॉलेज होगा तो क्वेश्चन इधर उधर से घूम के आएगा तो उसको पकड़ लोगे तुम। कंपटीशन फिजिकल एजुकेशन में पहले जैसी बात नहीं रही है, लोग तैयारियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ रहे हैं, फॉरेन राइटर्स को पढ़ रहे हैं, अच्छे राइटर्स को पढ़ रहे हैं। बेसिक बुक्स में से पर्सन आ जाए तो अच्छी बात है, अगर एडवांस और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो कोई नेट वगैरह की भी तैयारी कर रहा होगा तुम में से, कोई ग्रेड फर्स्ट की भी कर रहा होगा, तो वहाँ ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। और ग्रेड थर्ड और सेकंड की बात ऐसी है, जो राजस्थान में सिंपल इजी पेपर आता है, सबको पता है, मुझे भी पता है, मैंने दिए हैं कि ऊपर ऊपर का पेपर आता है। अपन यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसमें ऊपर ऊपर का पेपर भी तैयार हो जाएगा और हल्का फुल्का डीप भी हो जाएगा। इसमें भी मैंने वो क्वेश्चन नहीं डाले हैं जो बिल्कुल डीप है, इससे आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, इंजरीज है ना, इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरीज पे, किक स्पोर्ट्स इंजरी पे बड़ी बड़ी बुक्स हैं। अब खुद के पढ़ने के लिए ठीक है, आप पे थोपने के लिए सही नहीं है वो, तो ठीक है, नॉलेज बढ़ाओ खाली टाइम में, खुद का जब आपकी जॉब लग जाए फिर आप डीप नॉलेज लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी इतना नॉलेज लो कि आपकी जॉब लग जाए, है ना। और जो कंसर्न चीज़ें उनको पढ़ो, भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो जहाँ भी जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, क्लासेस व्यू थोड़े कम आते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट तो आदमी को चाहिए होता है ना। तो वैसे तो मैं बहुत सालों से हूँ इस लाइन में, काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं, ऑनलाइन का भी था पहले एक चैनल, अब भी है, चीज़ें हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ऑनलाइन पे मैंने ऑफर डाला नहीं, ऑफलाइन पे ज़्यादा विश्वास। तो जुड़ेंगे अपन, जोड़िए और लोगों को भी। थैंक यू।